बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोसिस्टम की जो अवधारणा है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले मैंने जो पिछला वीडियो डाला था वो इकोलॉजी की कंसेप्ट को क्लियर किया था मैंने उसमें। अब आज हम इससे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को जानने से पहले हम एक बार वापस इकोलॉजी को देखते हैं। इकोलॉजी में क्या होता है, जीव जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वनस्पति होती है, उन सब का अपने आसपास के जो अजैविक घटक होते हैं उनके साथ जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले एक ब्रिटिश पर्यावरण विज्ञ इकोलॉजिस्ट थे सर आर्थर जॉर्ज टेंसले। उन्होंने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। सबसे पहले टेंसले ने आर्थर जॉर्ज टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। उन्होंने ये बताया कि ये जो इकोसिस्टम होता है इसमें दो प्रमुख घटक होते हैं और ये घटक होते हैं बायोम और पर्यावास या आवास, मतलब बायोम और हैबिटेट। ये दो प्रमुख इसके घटक होते हैं और उनका ये मानना था कि इकोसिस्टम एक प्रकार का भौतिक तंत्र है जिसमें जीव और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं और ये दोनों ही एक साम्य अवस्था की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उनका कहना था कि ये जो इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग आकार के और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इन्होंने जो दो घटक बताए, बायोम के अंदर किसी भी जगह की जंतु और वनस्पतियाँ दोनों को शामिल किया गया है और हैबिटेट या पर्यावास, इसमें जो संपूर्ण भौतिक वातावरण होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले इसकी आसान सी कुछ परिभाषाएं हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। समुदाय की अजैविक वातावरण से अंतः क्रियाओं को पारितंत्र कहते हैं। एक मैंने इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन दी है, आप नोट करना चाहो तो। द इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है। एक और है भौतिक रासायनिक वातावरण तथा इसके पौधों, जंतुओं व सूक्ष्म जीवों आदि के जैविक समूह एक पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है। भौतिक रासायनिक वातावरण तथा इसके पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि जो जैविक समूह है वो एक पारितंत्र बनाते हैं। एक और आप लोग नोट कर लीजिए, प्रकृति की वह आधारभूत इकाई जो जीवों तथा इसके अजैविक वातावरण दोनों को समाहित करती है तथा उसमें दोनों घटकों के बीच में अनेक जटिल जैविक भौतिक रासायनिक संबंध पाए जाते हों, वो पारितंत्र या इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद एक शब्द है बायोजियोसिनोसिस। ठीक है। इस शब्द का सबसे पहले सुखाचेव ने 1947 में प्रयोग किया था। ठीक है। ये बायोसिनोसिस और आवास, जिसको इकोटॉप भी कहते हैं, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जो बायोसिनोसिस है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कार्ल मोबियम ने किया था। कार्ल मोबियम ने 1817 के अंदर किया था, कार्ल मोबियस ने। ठीक है। कार्ल मोबियस ने तो एक तरह से ये जो बायोजियोसिनोसिस है वो एक तरह से इकोसिस्टम का ही पर्याय माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आती है पारितंत्र की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले पारितंत्र की या इकोसिस्टम की जो अवधारणा है उसको समझने के लिए हमारे को कुछ पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसका आकार या साइज। आकार या साइज, आकार या साइज।
कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो ये बताए कि इस इकोसिस्टम की सीमा ये है कि इससे कम या अधिक इसके बाद ये नहीं पाया जाएगा, इससे बड़ा नहीं होगा या इससे छोटा ये नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता। तो एक तरह से इसका आकार निश्चित नहीं है। तो इस तरह से ये क्या होता है, कोई भी जो इकोसिस्टम है उसका विस्तार कितना होगा, जो उसका अध्ययन करने वाला है उसका उद्देश्य के अनुसार उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जितना बड़ा उद्देश्य है उसके अनुसार वो बड़ा या छोटा इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा तालाब होता है उसको एक इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जंतु, वनस्पतियाँ और जो अजैविक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उन सभी के बीच में अंतःक्रियाएँ चलती रहती है। यदि अध्ययनकर्ता तालाब के ऊपर कीटनाशकों के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तो उसको उस तालाब के अलावा जो आसपास के उसके खेत हैं जहाँ पर उन कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है और वहाँ से जल जो है वहाँ पर पहुँच रहा है, तो उसको आसपास के जो क्षेत्र हैं, खेत हैं, उनको भी अपने रिसर्च के अंदर शामिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से पारितंत्र जो होता है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी सब कुछ होती है वो सब क्या होती है, जो इसका अध्ययन कर रहा है उसके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अन्य पारितंत्र से संबंध, रिलेशन विद अदर इकोसिस्टम, ठीक है। एक जो इकोसिस्टम होता है वो पास के जो दूसरे इकोसिस्टम होते हैं उनसे संबंधित होता है, मतलब उनसे बिल्कुल अलग नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है वो आइसोलेटेड, ठीक है, या क्लोज्ड नहीं होता, मतलब विगत वो अन्य दूसरे इकोसिस्टम से वो बिल्कुल विलग नहीं होता है, उनके साथ उसके संबंध, अंतःक्रियाएँ उनमें चलती रहती हैं। और जो दूसरे पारितंत्र होते हैं उनके साथ पदार्थों का और ऊर्जा का आदान प्रदान उसके साथ चलता रहता है। और कई जो अनेक जंतु होते हैं वो माइग्रेशन करके एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो धरती है उस पर काफ़ी सारे इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं और वो एक तरह से क्या है, इकोसिस्टम का जाल बना लेते हैं। और जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम इसको माना गया है, जिसको कि हम बोलते हैं इकोस्फीयर या बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो हो गया वो क्या है, बहुत सारे इकोसिस्टम का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये जो बायोस्फीयर होता है वो उसको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सूर्य से। तो सारी ऊर्जाओं का स्रोत क्या हो गया, सूर्य, ठीक है। और अब नेक्स्ट इसमें आता है घटक। तो एक इकोसिस्टम के घटक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये आप लोग सब जानते हैं। जो एक इकोसिस्टम होता है उसके घटक में 3 बांटे जाते हैं, जैसे सबसे ऊर्जा, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। और फिर जैविक घटक जो हैं उनको फिर बाद में दोबारा इसका वर्गीकृत इसको किया जाता है। लेकिन ये जो वर्गीकरण होता है उसमें जो ये देखा जाता है कि उस इकोसिस्टम के अंदर उसके द्वारा जो निभाई गई भूमिका होती है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे इसमें जैविक घटक में क्या होंगे, उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, अपघटक। तो ये कैसी भूमिका निभा रहे हैं उसके अनुसार इनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये जो घटक हैं सूर्य के प्रकाश से, जो घटक सूर्य के प्रकाश से जटिल कार्बनिक पदार्थों को बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे, उत्पादक या प्रोड्यूसर। और जो उत्पादकों का भक्षण करेंगे या अपरोक्ष रूप से इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो कि क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स या विषमपोषी होते हैं, वो कहलाते हैं उपभोक्ता या कंज्यूमर्स। और जो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस तोड़कर सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ठीक है, वो जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक या डीकम्पोजर्स, ठीक है। और ये सूक्ष्म छोटे पदार्थों में तोड़कर वापस उसको इस चक्रण को वापस मतलब कंटिन्यू करवाते हैं और इसको जो हर प्लांट्स होते हैं उनके लिए वापस अवेलेबल करवा देते हैं, ठीक है। और अजैविक घटक में क्या आ गया,
इस इकोसिस्टम के जो सारे पोषक पदार्थ और गैसें आदि हैं वो सब इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसका ये जो अब हमारा लेसन है उसमें यही टॉपिक है कि इसके इकोसिस्टम के घटक, उसमें हम इसको डीपली इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, फूड चेन या फूड वेब। ये भी आगे हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में इसको मैं बता देती हूँ क्योंकि ये एक बार कंसेप्ट इसका क्लियर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे इनको एक्सप्लेन करते जाएंगे आगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आगे इसको एक एक को डीपली इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल। इकोसिस्टम में क्या होता है, उत्पादक घटक जो होते हैं, वनस्पतियाँ जिसमें आती हैं, उन पर सारे जीव जो होते हैं पृथ्वी के वो उनके ऊपर निर्भर रहते हैं, और वो इनका कुछ जीव होते हैं जो इनका सीधे भक्षण करते हैं, जैसे कि चूहे, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस, बकरी, ये सब हो गए हर्बीवोर्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली इनको खाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और कुछ अन्य जंतु इन जंतुओं को, जो ये हर्बीवोर्स हैं, उनको अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, टॉप कॉर्निवोर्स, जैसे सिंह, बाघ, तेंदुआ, ये सब क्या हैं, उच्चतम मांसाहारी। लेकिन ये जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं और जो टॉप कॉर्निवोर्स हैं, उनके बीच में अन्य कड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बीच में और जीव भी आते हैं जिनको द्वितीयक, सेकेंडरी और तृतीयक, टर्सरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो इस तरह से उत्पादक का भक्षण प्राथमिक उपभोक्ता करता है, और वो स्वयं जो द्वितीयक कंज्यूमर्स है या द्वितीयक उपभोक्ता है उसके द्वारा शिकार कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी एक श्रृंखला बनती है जिसको खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो वास्तव में ये जो इकोसिस्टम है इसमें भोजन और भोज्य का संबंध मतलब एक जाल की तरह फैला हुआ, एक सीधा और सरल नहीं है, ये सीधा सरल नहीं होके आपस में गुथा हुआ है, और ये श्रृंखला में एक जाल जैसा बना हुआ दिखाई देता है। इस जाल को क्या बोलते हैं, खाद्य जाल या फूड वेब। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊर्जा का प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, खाद्य जाल या श्रृंखला के जो उत्पादक या उपभोक्ता, ये प्रत्येक स्तर पर इनका जो पोषण स्तर होता है, इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इनके ट्रॉपिक लेवल जिसको बोला जाता है, उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इस तरह से एक इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे पहले प्रवेश होता है सूर्य के द्वारा, और फिर उसका स्थानांतरण एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाता है। तो मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। तो इस तरह इस इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये एक तरफा होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, और प्रत्येक स्तर पर बहुत सी ऊर्जा जो होती है वो जो उच्चतर स्तर होते हैं उनके लिए अनुपलब्ध हो जाती है, क्योंकि वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, लेकिन क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, ऊर्जा न पैदा होती है और न नष्ट होती है, केवल वो क्या होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो इस तरह क्या होती है, अन्य रूपों में बदल जाने के कारण वो उच्चतर स्तर के लिए को प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो जितनी ऊर्जा ये वनस्पतियां ग्रहण करती हैं, वो समस्त ऊर्जा जो होती है वो इसके जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोसिस्टम के जो विभिन्न पोषण स्तर होते हैं उनको 3 प्रकार के पिरामिड में शो किया जाता है। ये होता है जैव द्रव्यमान या बायोमास, बायोमास में संख्या में, नंबर्स में, और एनर्जी पिरामिड। ठीक है, जैव द्रव्यमान, संख्या और ऊर्जा के पिरामिड 3 तरह के होते हैं, और प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल की संख्या या द्रव्यमान या ऊर्जा इसको एक आयत के रूप में
आयत की तरह इस तरह से शो किया जाता है, ठीक है, शो किया जाता है। और अंततः इसको एक कभी सीधा या फिर उल्टा, कुछ में आप लोगों को ऐसा भी मिलेगा, उल्टा या सीधा है पिरामिड प्राप्त होता है। और सबसे पहले पारिस्थितिकी पिरामिड को एक इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एल्टन, ठीक है, उन्हीं के नाम पर और उन्हीं के सम्मान के लिए ये जो पिरामिड होते हैं इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। एल्टोनियन पिरामिड, एल्टोनियन, चार्ल्स एल्टन के सम्मान में इनको एल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड का दूसरा नाम क्या होता है? एल्टोनियन पिरामिड भी ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है पोषक पदार्थों का चक्रण, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो बना रहता है और पदार्थ उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचते रहते हैं। और ये जो प्रोड्यूसर होते हैं को ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ कहाँ से? मृदा से प्राप्त होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उनको वातावरण से प्राप्त होती है। और अंततः जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं और उनके जो अपशिष्ट होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं और उनके जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़कर पुनः जो उत्पादक प्रोड्यूसर होते हैं उनके लिए उनको उपलब्ध करा देते हैं। तो इस तरह से विभिन्न जो पोषक पदार्थ हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, सल्फर, जल, ये सभी इस इकोसिस्टम में साइक्लिंग इनकी होती रहती है और साइक्लिंग होती रहती है और वापस इनको प्राप्त होते रहते हैं। जो कि हम लोगों ने जो साइकिल थे वो पिछली वीडियो में हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, वो आप दोबारा इसको रिवाइज कर लेना। तो एक तरह से पारितंत्र की दो प्रमुख विशेषताएं हो जाती है, ऊर्जा प्रवाह इसका, एनर्जी फ्लो, और पोषक पदार्थों या खनिजों का चक्रण, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, ठीक है। अब कुछ इसके अंदर और इसकी थोड़ी से हैं अन्य में, जैसे इकोसिस्टम जो होता है वो ओपन प्रकार का, खुले प्रकार के का और लीक रिसावदार होता है। अर्थात इसके अंदर क्या होता है, बाहर से ऊर्जा व पदार्थों का फ्लो होता रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये ओपन से कि बाहर से ऊर्जा और पदार्थ इसके अंदर प्रवेश करते रहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें कि ये जो इकोसिस्टम होता है किसी समय पर, किसी समय में अपना अस्तित्व रखता है, किसी एक पर्टिकुलर समय में, और इसका भी हर एक इकोसिस्टम का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जैसी ही परिस्थिति हर इकोसिस्टम की होती है, उसमें चेंजेज आते रहते हैं। पहले वो किसी और अवस्था में था, फिर वर्तमान में कुछ और हो गया और आने वाले समय में वो किसी और अवस्था में हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक जो इकोसिस्टम होता है वो स्टेबल और एस्टेबल, मतलब स्थिर और अस्थिर दोनों प्रकार का हो सकता है। स्थिर पारितंत्र अगर कोई है उसके अंदर भी कुछ कुछ उतार चढ़ाव, मतलब फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, परंतु जो स्थिर पारितंत्र होता है उसमें स्वनियंत्रण, मतलब सेल्फ रेगुलेशन का गुण होता है, जिसके कारण उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो उसका प्रतिरोध करता है। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन इसमें होते हैं उसका प्रतिरोध करके वो इकोसिस्टम साम्य की अवस्था को बनाए रखता है, जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस। जो इकोसिस्टम में जो परिवर्तन आते हैं उनका एक जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है वो उसका प्रतिरोध करता है और अपनी साम्यावस्था को बनाए रखता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस, ठीक है, होम्योस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ जो इकोसिस्टम होते हैं उनमें समय समय के साथ एक निश्चित दिशा में कुछ चेंजेज आते रहते हैं और समय समय के साथ उसमें वहाँ रहने वाली जो वनस्पतियाँ और जंतु होते हैं उनमें बदलाव आता रहता है, जिसको अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं, जिसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था।
और इस क्रम में ये सक्सेशन होते होते बाद में एक साम्यावस्था आती है जिसको चरम या क्लाइमेक्स कहा जाता है। जब ये प्राप्त हो जाती है तब इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इसी के साथ ये आपका जो इकोसिस्टम का कंसेप्ट है ये क्लियर होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके जो कंपोनेंट्स हैं और फूड वेब फूड चेन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को करवा दूँगा।